जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों हिंदी साहित्य जो नेट जेआरएफ के लिए भी ज़रूरी है, वर्तमान में बिहार का स्टेट होने वाला है उसके लिए भी ज़रूरी है, और पीसीएस इवन पुलिस हर एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य का बहुत ही अधिक महत्व होता है। उसी परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए, परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही आसान भाषा में हिंदी साहित्य के बारे में सब कुछ एकदम सटीक तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों हमें मेहनत करना है और जम के करना है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये पहला वीडियो है दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें ए से लेकर हिंदी का जेड तक रहेगा, पूरा का पूरा साहित्य और पूरा का पूरा व्याकरण। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला वीडियो। और पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये पार्ट 1 है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर आप लोग बात करें तो हम लोग सोचे कि वास्तव में ये हिंदी भाषा या हिंदी लिपि है क्या। तो सबसे पहली बात कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, विकास कहाँ से हुआ। तो इसको समझने के लिए चीज समझिएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप जानते हैं कि आपका जो भारतवर्ष है, ऊपर ये जो कश्मीर है, यहाँ पे एक नदी चलती है दोस्तों, एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी है। और ये आकर के पाकिस्तान में चली जाती है। और इधर से ईरानी जब इधर आए तो इन्होंने स के बदले ह बोला। अब सोचिए, स के बदले ह का मतलब सिंधु से हिंदू शब्द हो जाता है। गलत उच्चारण कहिए, गलत उच्चारण। और इसी तरह जो यूनानी हुआ करते थे वो सिंधु को इंडस बोला करते थे। तो इंडस से इसके इस पार या इसके अगल बगल रहने वाले लोगों का जो क्षेत्र हुआ उसे इंडिया बोले, और जो रहने वाले थे उसको इंडियन बोले। लेकिन यूनानी उसी शब्द को, स शब्द को ह बोलते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, गलत उच्चारण किया। देखिए हिंदी जो शब्द है, यह शब्द सिंधु नदी के गलत उच्चारण की वजह से, स के गलत उच्चारण ह से निकल के आया। अब इसको ऐसे समझना है, यानी कि इन्होंने सिंधु को हिंदू बोला होगा, और जब हिंदू बोला होगा तो जाहिर सी बात है इनकी जो भाषा होगी उसको हिंदी बोला होगा। और यहाँ जो स्थान है जहां पर लोग रह रहे थे उसे हिंदुस्तान, और यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी बोला होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि यह सिंधु के स का गलत उच्चारण करने की वजह से प्रकाश में आया। अब यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि यह जो हिंदी है, इसका भाषा का, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। तो आप जानते हैं सबसे पहले वैदिक संस्कृत हुआ करती थी। वैदिक आप देख रहे हैं कि वेद से बने हैं, वैदिक शब्द वेद से बना है ना। और वेद दोस्तों 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इन 4 वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे हम लौकिक संस्कृत बोलेंगे। और आपको पता है कि सबसे बड़ा और सबसे पुराना और विश्व का सबसे पहला प्राचीनतम लिखित अगर कोई बड़ा वेद या साक्ष्य मिलता है तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 उसमें जो है सूक्तियां हैं। तो आप देखिए कि इन्हीं 4 वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में होती है, वेदों की रचना। और यह रचना दोस्तों 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। अब आप कहेंगे कि वैदिक काल में जिन लोगों ने जिस भाषा में रचना की उसे हम कहते हैं दोस्तों वैदिक संस्कृत। थोड़ा क्लिष्ट भाषा होती है, और यह देववाणी भी बोला जाता है इस भाषा को। सभी भाषाओं की जननी होती है संस्कृत। तो आप देखिए वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना होती है, और वेद 4 होते हैं। 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में इन वेदों की रचना हुई। और सबसे नवीनतम वेद जिसे अथर्वा ऋषि और अंगिरस ने लिखा था उसका नाम है अथर्ववेद। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि वेद जो 4 हैं उसमें आपने चारों वेद का नाम लिख लीजिएगा। एक है
ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद और दो वेद हैं दोस्तों जिनका नाम है, एक तो आपका हो जाएगा यजुर्वेद और एक हो जाएगा आपका अथर्ववेद। तो ये रचनाएं इस वैदिक संस्कृत के भाषा में होती हैं और आप पता है ये इसमें 10 मंडल हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा 10 मंडल हैं और यह सबसे प्राचीनतम लिखित साक्ष्य है पूरे विश्व की। सामवेद यह संगीत के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। यजुर्वेद यज्ञ में गाए जाने वाले मंत्रों के लिए जाना जाता है। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण मंत्र वगैरह के लिए जाना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया आप लोगों को, ठीक है ना। अब इस चीज को ऐसे समझिएगा दोस्तों ना, बड़ा ही इत्मीनान से सुनिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हिंदी भाषा का विकास क्रम में सबसे पहली जब लिखने की बात आती तो वैदिक संस्कृत की हम लोग बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़ते तो लौकिक संस्कृत आता है। लौकिक जो शब्द है वो लोक से बना है और लोक का मतलब जो आपके सामान्य जनमानस है, अर्थात अब यह भाषा जो लौकिक भाषा है यह लोगों के पास पहुंचती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं, लोगों के पास पहुंचती है। इसका मतलब लोग भी इस भाषा का प्रयोग करते थे जिसमें रामायण और महाभारत की रचना की गई। अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्य हैं दोस्तों, महाकाव्य, ध्यान रखिएगा। महाभारत और रामायण दोनों महाकाव्य हैं जिनको लिखने का समय 1000 BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व, अर्थात आप समझिए 1 ईस्वी से जब आप पीछे चलते हैं तो उसे ईसा पूर्व कहते हैं और 1 ईस्वी उसे माना गया है जिस समय क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 1000 BC से 500 BC के बीच में इसकी रचना होती है दोस्तों। अब जब रचना हो गई तो आगे बढ़ते हैं। फिर यह पाली, आपको पता होगा कि यह उत्तर वैदिक काल है, लगभग लौकिक संस्कृत का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। इस समय छुआछूत, अंधविश्वास, जाति प्रथा बहुत घोर जो है अपना जगह बना ली थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जनमानस उससे प्रभावित था। अब हुआ क्या कि उसी का टूटा फूटा शब्द पाली में आने लगा और पाली जनमानस की भाषा उस समय कही जाती थी, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए थे और जितने बौद्ध साहित्य हैं सब के सब पाली भाषा में लिखे जाते हैं। उसके बाद ये प्राकृत है। हालांकि प्राकृत जो है जैनों का भाषा रहा है और जैन बौद्ध से प्राचीन थे, लेकिन रियलिटी देखा जाए तो जो 24वें तीर्थंकर हैं, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं ना जैन धर्म में, तो पहले ऋषभ देव थे जिसे आदिनाथ कहते हैं। यह नाथ संप्रदाय जब बताएंगे दोस्तों तो उसमें आपको मिलेगा। अब देखिए भाई, जैन साहित्य की रचना तो प्राकृत भाषा में होती है, लेकिन 24वें तीर्थंकर आते हैं जब तब, तो यह ईस्वी है, एडी मतलब ईस्वी और बीसी मतलब ईसा पूर्व। तो 1 AD से 500 AD के बीच में जो जन साहित्य लिखे जाते हैं वो सब प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी, ये जो भाषाएं टूट करके इधर बनती हैं 500 AD मतलब ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक की जो भाषाएं बनती हैं दोस्तों वह अपभ्रंश कहलाती है। उसके बाद और टूटती है तो अवहट्ट और लास्ट में यह आधुनिक हिंदी, प्राचीन हिंदी कहिए, उसके बाद आधुनिक हिंदी की बात करिएगा। ये लगभग 1000 ईस्वी तक आते आते इनका विकास हो जाता है, जिसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, ये सारे जो भाषाएं हैं वो तैयार होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमने तो आपको बता दिया, अब बात आती है हिंदी की, तो हिंदी कितना पुराना है। तो हम हिंदी साहित्य में कोई भी निर्धारण बिना हिंदी के विद्वानों के नहीं करते। जब भी हम कोई निर्धारण करते हैं तो कोई ना कोई विद्वान उस बारे में लिख चुका रहता है। जैसे आपने कहा कि हिंदी कितनी पुरानी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं 1000 वर्ष पुरानी। देखिए, हजारी प्रसाद कहते हैं 1000 वर्ष पुरानी है। देखिए, ह की तुकबंदी बन रही है। हरदेव बाहरी कहते हैं 1000 वर्ष पुरानी है।
तो भाई 1000 वर्ष पुरानी कहिए, 1000 वर्ष पुरानी कहिए, बात एक ही है। तो आपने देखा कि हजारों वर्ष पुराना माना जाता है हरदेव बाहरी के द्वारा, और 1000 वर्ष पुराना माना है किसने? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनका मानना था हरदेव बाहरी का कि लगभग 3500 आप कह सकते हैं आपका जो वर्ष पूर्व इन्होंने कहा कि जो हमारा संस्कृत था, जो हमारा वैदिक संस्कृत, इसी का नाम, नया नाम क्या हो गया? नामकरण हो गया, नामकरण हिंदी हो गया। ये हरदेव मानते हैं, समझिएगा। हरदेव बाहरी साहब मानते हैं कि 3500 वर्ष पुराना, मतलब इन्होंने जब इसको बताया होगा तो लगभग ईस्वी में रहे होंगे ये 1900 ईस्वी करीब, तो उससे 3500 वर्ष पुराना चले जाते हैं कि वर्ष पूर्व वैदिक संस्कृत जो हमारी थी वही कालांतर में बढ़ते बढ़ते उसी का नाम हिंदी पड़ गया। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी हिंदी हजारों वर्ष पुरानी है। ये कौन कह रहा है? हरदेव बाहरी साहब कह रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये है आपका हिंदी का जो साहित्य है, ये इस तरीके से है। आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी भाषा है, देखिए हमारे यहाँ राजभाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, ये 4 प्रकार के भाषाओं का स्थानीय स्तर के हिसाब से जो है प्रकार बताया गया है। अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है, तो इसको ऐसे समझिएगा। जो राजभाषा होती है वह राजकीय अथवा शासकीय कार्य जिस भाषा में किया जाए उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब भाई कोई भी राजकीय शासकीय कार्य आप लिखित रूप में कोई ना कोई भाषा यूज करेंगे, और जब उस भाषा को यूज करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है आप किसी राज्य से दूसरे राज्य के बीच में पत्राचार करेंगे, या भारत देश से किसी अन्य देश के साथ पत्राचार करेंगे, या किसी विभाग का किसी विभाग से पत्राचार होगा। जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। और हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दोस्तों उसी राजभाषा का जो है उल्लेख है। तो संविधान में हमारे राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अब दूसरी बात आती है मातृभाषा की। तो मातृभाषा के संदर्भ में देखा जाए तो हम इसे कहते हैं ना, जैसे शुरुआत में बच्चा जो सीखता है, जैसे माँ की भाषा उसे कहिए, परिवार की भाषा उसे कहिए, बचपन की भाषा कहिए, तो ये आपकी मातृभाषा होती है। तो अक्सर आप देखते हैं शिक्षा में हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अब आता है क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा जो होता है साथियों, यह आसपास की भाषा होती है। महादेवी वर्मा ने इसके लिए कहा था कि यह अचानक निकलने वाली भाषा है। जैसे कोई कान में तिनका डाल दे तो वो जो भाषा निकलेगी वह क्षेत्रीय भाषा होगी। उस क्षेत्र के हिसाब से आप अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है रूढ़ भाषा का प्रयोग हो रहा है तो आप रूढ़ भाषा बोलेंगे, या फिर अचानक गिर गए, चोट लग गई, उस समय जो भाषा निकलती है वह आपकी क्षेत्रीय भाषा के तौर पे जानी जाती है। क्षेत्रीय भाषा का तात्पर्य होता है उस क्षेत्र विशेष में जिस भाषा का, जिन शब्दों का प्रयोग हो उसे हम क्षेत्रीय भाषा की बात करते हैं। आसपास की भाषा उसे कहते हैं। अब आता है राष्ट्रभाषा। सबसे बड़ा हमारे देश में यह विषय है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई है कि नहीं। तो आप देखिए ना, आपकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान में है ही नहीं। इस जो हमारा संविधान है जिसके माध्यम से हमारा देश संचालित होता है, जो महिलाओं को, वृद्धों को, हर जाति के लोगों को अधिकार दिया है, उसमें राष्ट्रभाषा की कहीं भी उल्लेख आपको नहीं मिलता है। अच्छा, राष्ट्रभाषा कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा दोस्तों नोट कर लीजिएगा कि वह भाषा जो किसी देश के प्रत्येक हिस्से में थोड़ी या अधिक, थोड़ी या बहुत बोली जाए या समझी जाए तो वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अगर इस कसौटी पर हम हिंदी को रखें, तो आप पाएंगे कि लगभग इस परिभाषा को वह फुलफिल कर रहा है। तो होता क्या है कि बहुत पहले, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें
इसी बात को लेकर बहस हुई कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रभाषा शुरू में क्या हुआ समझिएगा, इसको ऐसे समझते हैं। तो राजभाषा जो संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 में रखा गया, तो 343 में साफ साफ कहा गया कि संघ की भाषा, और संघ की भाषा शुरू में कहा गया कि हिंदी होगी। अब भाई बवाल तो मचना ही है। तो संघ की भाषा जो है हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। यह 343 एक में कहा गया। तब तक साउथ में, दक्षिण भारत में बहुत बड़ा बखेड़ा या आंदोलन स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखिए वहां भी तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, काफी प्राचीन प्राचीन भाषाएं, समृद्ध भाषाएं हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर तर्क दिया गया संसद में कि भाई जब ये बोली या समझी हर जगह जा रही है तो राष्ट्रभाषा बनाने में क्या दिक्कत है। तो वहां से तर्क आया कि हमारे देश में कौवा भी हर जगह पाया जाता है, तो क्यों ना हम उसे भी राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दें। तो दोस्तों समझिए बवाल बहुत हुआ, काफी चीजें बिगड़ी बनी, यानी तोड़ फोड़ शुरू हो गया, जिसकी वजह से अनुच्छेद 343(2) में अंग्रेजी को 15 वर्षों तक के लिए सहायक राजभाषा के तौर पर रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिएगा। एक्चुअली है क्या कि देखिए 1900 अगर देखा जाए तो 52 की बात करें या 55 की बात करें, जब ये सारी चीजें होती हैं और भाषा के नाम पे, भाषा के आधार पर एकमात्र राज्य उसमें बनता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यह लागू हुआ 1950 में, जैसे यह लागू हुआ 1950 में, तो चलना चाहिए ना 1965 तक। जब 15 वर्ष के लिए बोला गया है तो 1965 तक चलना चाहिए। लेकिन बीच में इतने दंगे होते हैं, इतने दंगे होते हैं कि संविधान संशोधन करके इसे 15 वर्ष से पहले ही असीमित समय के लिए, यानी अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए इसे सहायक भाषा के तौर पे रख दिया जाता है। तो ध्यान रखिए 343 कहता है कि संघ की भाषा, 343(1) कहता है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन बवाल के कारण वहां पे संस्कृत को, इंग्लिश को रखा जाता है कि भाई सहायक भाषा के तौर पे 15 वर्षों के लिए होगी। तो 50 में रखा जाता है तो 65 पे खत्म होना चाहिए। लेकिन 2 वर्ष पहले ही इसको, 2-3 वर्ष पहले ही इसको कहा जाता है कि ना, अब संशोधन करके 1963 में कहा जाता है, एक्चुअली 1963 में कहा जाता है कि यह जो है अनिश्चित काल के लिए सहायक भाषा होगी। कौन? अंग्रेजी। अब आता है अनुच्छेद 344, राजभाषा आयोग का गठन एवं उसका प्रावधान। यहां से प्रश्न हिंदी वाले ध्यान रखिएगा अक्सर पूछता है। क्या पूछता है? 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है दोस्तों, और उसके हेड बनते हैं जीबी खेर, बाल गंगाधर खेर साहब। इसमें सदस्य थे 20। इसमें सदस्य क्या थे? 20 थे। और उसने अनेक सिफारिशें दी और पूरे भारत संघ को भाषा के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। अब 3 भागों में वो भाग कौन कौन से हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा। जीबी खेर की अध्यक्षता वाली जो भाषा आयोग थे उसने भारत संघ को 3 भागों में बांटा। क श्रेणी, वे राज्य जो केवल हिंदी में अपना कार्य करेंगे उनके लिए। ख श्रेणी जो थी वह जो राज्य हिंदी अंग्रेजी या मातृभाषा में अपना कार्य करेंगे उनके लिए। और ग श्रेणी वे राज्य जो अपना कार्य केवल अंग्रेजी में करेंगे। तो इसमें उन्होंने लगभग, देखिए, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली, ये लगभग 9 राज्य हैं, प्लस एक जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है उसको रखा गया जो इसमें दिल्ली है। तो ये सभी के सभी अपना कार्य हिंदी में करेंगे, ऐसा जीबी खेर 1955 वाली जो भाषा आयोग थी उसमें कहा गया था। पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात और अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, ये सब अपना कार्य या तो मातृभाषा में कर सकते हैं या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में।
और इसके बाद जो बचा शेष भारत, जो चाहे तो वह अपना कार्य केवल अंग्रेजी में कर सकता है। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो केवल अंग्रेजी में काम करने वाला एकमात्र राज्य है जिसका नाम है नागालैंड, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? कोहिमा है दोस्तों, कोहिमा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शेष भारत में और लोग जो थे केवल ही अंग्रेजी में कर सकते हैं, ऐसी बात कही जाती है। तो जीबी खेर की जो मतलब आयोग की जो सिफारिशें थी उसमें ये बातें हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न बहुत नहीं बनते हैं, इसको एक बार समझ लीजिएगा कि क्या चीजें हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इत्मीनान से आप नोट्स जरूर बनाइए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि और अनुच्छेद में क्या। ये तो अनुच्छेद 44 में ना राजभाषा 344 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ, उसकी सिफारिशें हमने बता दी। अब अनुच्छेद 45, 46, 47 जो कहता है कि भाई हमारी क्षेत्रीय भाषा की प्रावधान है, तो उसको मैं लिखवा दूंगा, आपका नोट्स बनवा दूंगा। आप इत्मीनान से इसे लिखिएगा जरूर, बिना लिखे बिना नोट्स बनाए आप काम करेंगे तो सब भूल जाएंगे। कि 1955 में प्रथम भाषा आयोग का गठन हुआ था, जिसके हेड थे बीजी खेर साहब। उसके बाद उसमें 20 सदस्य थे। उस भाषा आयोग ने पूरे भारत संघ को 3 भागों में बांटा था। एक जो हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे जो हिंदी या अंग्रेजी या मातृभाषा में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, और तीसरे शेष भारत जो इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके आगे ये 44 में था, देखिए 43 में संघ की राजभाषा दिया हुआ था। 43(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहने पर बवाल मचता है। तब 343(2) जोड़ा जाता है कि भाई हम इंग्लिश को भी तवज्जो देंगे, इंग्लिश को सहायक भाषा के तौर पे 15 वर्षों के लिए रखते हैं। ऐसी बात 50 में करी गई, लेकिन काफी विरोध के कारण उसे 1963 में ही अनिश्चित काल के लिए, जो 15 साल की समय अवधि थी, उसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया। उसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 45 दोस्तों, 345 कहता है कि किसी भी राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, ठीक है ना, राजभाषा या राजभाषाएं, हम इनकी बात करते हैं। अब देखिए 346 कहता है कि राज्य से राज्य या केंद्र के बीच की जो पत्राचार की भाषा है उसका उपबंध है। 47 कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान। जैसे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या है लेकिन विभिन्न प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 348 कहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा। 348 का कहता है हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा। और 349 कहता है कि भाषाई विधियों से संबंधित विधेयक, भाषाई विधियों से संबंधित विधेयक, कि भाई जो भाषाई विधियों का जो परिवर्तन होगा उस पर जो विधेयक लाए जाएंगे उसकी बात करता है। और 350 कहता है मातृभाषा में जनता को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, वह अपनी शिकायत को दर्ज कराने का अधिकार होगा मातृभाषा में। अच्छा सोचिए कि अगर आप किसी पे FIR कराने जा रहे हैं तो कभी स्टेशन में ये थोड़ी होता है कि नहीं तुम इंग्लिश में ही लिखवाओ या इसी भाषा में लिखवाओ, उसमें आप अपनी मातृभाषा में उस चीज़ों को बताते हैं, वो लोग नोट करते हैं। तो आप शिकायत भी कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में और शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में। ये 350 कह रहा है, 350 कह रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 351 कह रहा है कि मातृभाषा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस तरीके से दोस्तों आपको 343, ठीक है ना, 343(1), 343(2), 344 और 345 इधर दिखा